नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आधुनिक काल की तैयारी के लिए और हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के लिए हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसके अंतर्गत द्विवेदी युग में हम पहुंच गए हैं। भारतेंदु युग पढ़ा, उसके बाद भारतेंदु मंडल और स्वच्छंदतावादी कवियों के बाद हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हुए आज का जो शीर्षक रहेगा, प्रकरण रहेगा, वह रहेगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा सेट करते हैं आपको अच्छे से दिखाई दे। अनुशासन की धारा का इतना परिचय देने के बाद अब हम इस स्थिति में होते हैं कि इस वृत्त के शास्ता और केंद्रीय व्यक्तित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान का मूल्यांकन करें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि संपूर्ण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य में, हिंदी जगत में क्या योगदान है, इसको आज की कक्षा में हम समझेंगे। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं, पूर्व के सभी वीडियो, आप ऐसा ना सोचें कि आज ही देखें, तो पूर्व के सभी वीडियो क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट बना दिए मैंने। इसी पुस्तक के नाम से प्लेलिस्ट है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बुक, वहाँ चेक कर लीजिएगा, सभी वीडियो मिल जाएंगे। यूँ अब तक भी इस क्रम में हम भले ही अज्ञात भाव से किसी रूप में करते यही आए हैं कि स्वच्छंदतावादी धारा में केंद्रीय चरित्र श्रीधर पाठक का था और अनुशासन की धारा में महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रमुख लाइन है, पूछे जाने योग्य है परीक्षा में। इन दोनों के वैषम्य का एक ऐतिहासिक प्रमाण इस बात से मिलता है कि अनेक आग्रहों के बावजूद कविवर श्रीधर पाठक ने सरस्वती संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को कोई रचना प्रकाशित करने के लिए नहीं भेजी। दोनों के बीच नियमित पत्र व्यवहार चलता था अंग्रेजी में, जिसमें से कुछ पत्र संकलित और प्रकाशित हुए। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम 1982। संकलनकर्ता पद्मधर पाठक ने अपने निवेदन में लिखा है। पद्मधर पाठक ने, देखिए ये आपका एक प्रश्न बनता है कि द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम, इसका संकलन किसने किया? पद्मधर पाठक ने। द्विवेदी जी के निरंतर आग्रह पर भी उन्होंने अर्थात श्रीधर पाठक जी ने सरस्वती पत्रिका के लिए कभी कुछ नहीं भेजा। यद्यपि रोचक तथ्य यह है कि अपनी कई रचनाएं प्रकाशित होने पर कवि ने संपादक के पास भेजी हैं, जिसका उल्लेख इस पत्र व्यवहार में हुआ है। प्रकाशित होने के बाद, यानी अन्य जगह जब प्रकाशित हो गई उसके बाद भेजी हैं। कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे मित्रों तो मेरी ये रचनाएं तुम्हारे इसमें छापो या छपनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं रहा। अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण में रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण के तृतीय चरण के केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में आचार्य द्विवेदी के योगदान का सही मूल्यांकन करते हैं। अब रामविलास शर्मा की कौन सी पुस्तक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। पर इसके लिए उनके भाषिक अनुशासन संबंधी कार्य का अवमूल्यन करना जरूरी नहीं था। वे अपनी भूमिका में लिखते हैं, कौन लिखते हैं? रामविलास शर्मा। भाषा परिष्कार का यह व्यापक कार्यक्रम का एक अंश मात्र है और वह उसका भाषा परिष्कार का काम व्यापक कार्यक्रम का एक अंश मात्र है और वह उसका सबसे महत्वपूर्ण अंश नहीं। रामविलास शर्मा के विवेचन से ध्वनित होगा कि आचार्य द्विवेदी के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंश उनके द्वारा अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ संपत्ति शास्त्र लिखा जाना है। इस विवाद को शमित करने का एक ही उपाय है कि हम अपने आप से प्रश्न करें कि संपत्ति शास्त्र के लेखक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का उल्लेख इसलिए होता है कि वे सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और उन्होंने स्वयं अपने से बड़े रचना कर्मियों का वृत्त तैयार किया था, या कि वे अकेले इस पुस्तक के लेखक के रूप में पहचान पाते हैं। यदि सरस्वती का संपादन उन्होंने न किया होता, केंद्र और हाशिए का अंतर मध्यम करने से इतिहास का परिप्रेक्ष्य दूषित होगा। यहाँ हमें समझना होगा कि केंद्र में सरस्वती पत्रिका अपने विविध अंगों उपांगों सहित है,
जिसमें से संपत्ति शास्त्र भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि कोई खास काम नहीं करा, भाषा सुधार किया होगा, ठीक है, लेकिन केंद्र में सबसे बड़ी बात क्या है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, कि उन्होंने संपत्ति शास्त्र लिखा। लेकिन देखी जाए तो आज तक, जैसे अब हमने ये नहीं पढ़ा, उससे पहले हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस रूप में जानते हैं? यही ना कि उन्होंने 1903 में सरस्वती का कार्यभार संभाला, संपादक और भाषा को अनुशासित करने के अर्थ में उनको हम जानते हैं। वे मूलतः सरस्वती के संपादक हैं, जो शुद्ध साहित्यिक पत्रिका नहीं है अपने नामकरण के बावजूद। उस युग की सामान्य पत्रकारिता ऐसी ही है। भारतेंदु कवि वचन सुधा जैसे नाम की पत्रिका में स्वदेशी के व्यवहार के लिए प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित करते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती में संपत्ति शास्त्र नामक अपनी पुस्तक के अंश छापते हैं। दोनों की एक ही मूल वृत्ति है, मानव जीवन की समग्र संश्लिष्टि प्रस्तावना करना। महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व अपने शिष्य निराला की ही तरह सामान्य स्तर पर अव्याख्येय है। जीवन के पूर्वार्ध का बड़ा हिस्सा वे रेल विभाग में तार बाबू के रूप में बिताते हैं। 1903 में सरस्वती का संपादकीय दायित्व स्वीकार करते हैं। कब करते हैं? 1903 में, अपेक्षा बहुत कम मासिक वेतन पर। 1907 में संपत्ति शास्त्र का लेखन करते हैं। कब करते हैं? 1907 में। कालिदास के अनुवाद में सक्रिय होते हैं, जो एक तरह से उस समय के लेखकीय जीवन का अंग था। सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना लिखते हैं। सरस्वती संपादक के रूप में शायद ही ऐसा कोई विषय हो जिस पर उन्होंने टिप्पणी ना लिखी हो, और कम ही उस युग के लेखक होंगे जिनको भाषा का संस्कार न दिया हो। संस्कार का यह स्तर प्राथमिक रूप में व्याकरण का था, क्योंकि न प्रचलित खड़ी बोली हिंदी में वैविध्य अधिकता, प्रतिमानीकरण कम। एक समस्या जो किसी न किसी रूप में अब तक चली आती है, वे अर्थशास्त्री, संपादक, व्याकरण, रचनाकार, अनुवादक सब एक साथ हैं, और जिनमें से किसी के लिए भी उनके पास विधिवत शैक्षणिक पात्रता नहीं है। ये सब कुछ उनके स्वाध्याय द्वारा अर्जित है। रेल के तारों से प्रेषित संदेशों में उलझते रहने वाला व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और निराला को बनाता है। उनमें भाषिक संप्रेषण की शक्ति भरता है। यह जानना और सोचना आज अपने में रोमांचक लग सकता है। रेल के तारों को हमने जाना, तार बाबू थे, इनके गुरु थे मैथिली शरण गुप्त के, प्रेमचंद के और निराला के। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अवदान पर बड़ी अर्थगर्भ टिप्पणी की है। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। संपत्ति शास्त्र जैसे नए ढंग के विषय के लिए तो और भी आवश्यक है कि शुद्ध भाषा में लिखा जाए। गद्य ही नहीं, कविता की भाषा को भी आचार्य द्विवेदी ने व्यवस्थित किया है। यह ठीक है कि गद्य में व्याकरण का सुधार करने से बात बन जाती है, कविता में व्याकरण के आगे भी समस्याएं हैं, पर आचार्य साथ भी यह भी समझते थे कि कहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है, कहाँ नहीं। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की कविताओं और प्रेमचंद की कहानियों में सुधार किए, किंतु निराला की कविता उन्होंने वापस कर दी। उसमें कोई संशोधन या सुधार नहीं करना चाहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी चाहते थे कि कविता पद्य की भी भाषा वैसी क्रमबद्ध और व्यवस्थित रहे जैसी गद्य की भाषा। स्थूल पौराणिक कथावृत्त, सीधी वर्णन की प्रणाली और गद्य जैसे वाक्य विन्यास का ढंग, इन सब ने मिलकर द्विवेदी युगीन कविता को इतिवृत्तात्मक शैली दी। द्विवेदी युग की विशेष विशेषता है इतिवृत्तात्मक शैली, है ना। क्या है? वाक्य विन्यास का ढंग, पौराणिक कथावृत्त और सीधी वर्णन शैली, तीन विशेषताएं। जिसके प्रति आगे के छायावादी काव्य ने विद्रोह किया। आचार्य द्विवेदी ने स्वयं ऐसी कविता का आदर्श उपस्थित किया। कालिदास के कुमार संभव के प्रथम 5 सर्गों का पद्य वद्य अनुवाद कर कुमार संभव सार। तो इन्होंने क्या किया? कालिदास का जो कुमार संभव है ना, उसके प्रथम जो 5 पद्य उनका कुमार संभव सार नाम से अनुवाद भी किया है। और उनके प्रमुख शिष्य मैथिली शरण गुप्त इसी इतिवृत्तात्मक शैली के विशिष्ट प्रतिनिधि बने। कुमार संभव सार की भाषा शैली का कुछ नमूना
देखा जा सकता है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ है कुमार संभव सार, उसका नमूना है, देखिए। सारे देव वृंद से खींच कर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। अपने सब सेवक समूह पर स्वामी का आदर सत्कार, प्राय घटा बढ़ा करता है सदा प्रयोजन के अनुसार। वाक्य विन्यास एकदम सदा हुआ है, गद्य के समतुल्य है, शब्दों में कहीं किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं। यही आचार्य का आदर्श है, जिसके अनुसार उनके बहुत से शिष्यों और सहयोगियों ने लिखने का प्रयत्न किया। इस युग की भाषा और संवेदना दोनों को उन्होंने रूपाकार दिया। यह तत्कालीन साहित्य से भली भांति देखा जा सकता है। हिंदी की अब तक स्फुट समालोचना को एक रूप देने का श्रेय भी आचार्य द्विवेदी को है। यद्यपि उनकी समालोचना शैली अधिकतर इतिवृत्तपरक रही। यह युग संस्कृत के विशेषतः कालिदास के अनुवादों का था, इसीलिए इस समालोचना में इन अनुवादों की भाषा संबंधी भूलों पर ध्यान अधिक केंद्रित रहा, या फिर कहीं कहीं उपयुक्त भाव ग्रहण करने की सराहना की गई। अन्य प्रकार के ग्रंथों की समालोचनाएं भी उन्होंने समय समय पर सरस्वती में प्रकाशित की, जिसमें से कुछ को समालोचना समुच्चय में संकलित किया गया है। यहाँ 1903 से लेकर 1927 तक के बीच की छपी पुस्तक समीक्षाएं, जिनका विषय वैविध्य ध्यान देने योग्य है। जगदर भट्ट कृत स्तुति कुसुमांजलि, NC मेहता की स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, गायकवाड़ की प्राच्य पुस्तक माला, शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा, वैदिक कोश, ये पृथ्वी प्रदक्षिणा पूछी हुई है ना, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। हिंदी विश्वकोश, अक्षर विज्ञान, उर्दू शतक, ग्रियर्सन की भाषा सर्वेक्षण की 5वीं जिल्द, आयुर्वेद महत्व, खोज विषयक रिपोर्ट और मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न समीक्षक ग्रंथों की सूची में से कुछ नाम हैं। तो ये ग्रियर्सन का भाषा सर्वेक्षण ये भी पूछा हुआ है, और ये मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न ये भी पूछा हुआ है। विविध विषयों से संबद्ध पुस्तकों की समीक्षाएं स्पष्ट ही परिचयात्मक है। पुरानी संस्कृत काव्यों की उच्छ्वासित सराहना है। समकालीन साहित्यिक कृतियों का गुणदोष विवेचन है, जहां भाषा संबंधी शिथिलता का समीक्षक विशेष रूप से उल्लेख करता है। आश्चर्य होता है यह जानकर कि मिश्र बंधुओं के हिंदी नवरत्न में भाषा संबंधी तब अनेक भूलें थी, जिनकी यथाक्रम सूची आचार्य द्विवेदी ने दी है। सैद्धांतिक समीक्षा भी आचार्य ने लिखी, पर उसकी कोटि भी अधिकतर इतिवृत्तात्मक रही। इस क्रम में कवि और कविता शीर्षक निबंध का उल्लेख करते हुए स्वयं कविता क्या है निबंध के लेखक शुक्ल अपने इतिहास में लिखते हैं कि कवि और कविता कैसा गंभीर विषय कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें मोटे मोटे तौर पर कही गई। तो ये पूछा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। और कवि और कविता है ना, तो ये भी इनका जो है ग्रंथ है, संपत्ति शास्त्र, कवि और कविता। आचार्य द्विवेदी मूलतः व्यवस्थापक हैं। क्या हैं? व्यवस्थापक, जो उस समय नए नए बनते खड़ी बोली हिंदी भाषा और साहित्य के विकास की ऐतिहासिक आवश्यकता थी। उनकी तुलना 18वीं शती के अंग्रेज लेखक डॉक्टर जॉनसन से किसी रूप में हो सकती है, जिनकी अपनी रचनात्मक क्षमता बहुत बड़ी ना थी, पर जिनके बहुआयामी व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की प्रतिभा थी। दोनों कवि हैं, अधिकतर इतिवृत्तपरक, गहरे भाषाविद और संपादक हैं, अनेक कवियों और लेखकों के गुरु मित्र तथा प्रेरक हैं, तथा सबसे बड़ी बात यह है कि आदि से अंत तक निर्भीक हैं, पूरी शिष्टता के साथ। अपनी पुस्तक आधुनिक साहित्य के आरंभ में, आधुनिक साहित्य किसकी पुस्तक है? नंद दुलारे वाजपेयी ने आचार्य द्विवेदी के योगदान का सही मूल्यांकन किया है कि साहित्य के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व इतिहास की शक्तियों ने कदाचित पहली बार रखा था, और पहली ही बार द्विवेदी जी ने इस उत्तरदायित्व का सफल निर्वाह का अनुपम निदर्शन प्रस्तुत किया। खेती किसानी से जुड़कर चलने वाले के लिखने पढ़ने में एक सहज आत्मविश्वास और निष्ठा दृष्टव्य है, जो सरस्वती के संपादक और लेखक मंडल की रचना व्यक्तित्व रचना का आधारभूत तत्व है। कहीं लौकियां लटक रही हैं, लिखने वाला कभी मानकर चलता है कि ग्रामीण जीवन का यह चित्र बिना किसी कुंठा या हीन भावना के प्रस्तुत करने योग्य है। यहाँ से लेकर निराला की शक्ति पूजन की निष्पत्ति होगी जो है पुरुषोत्तम नवीन तक कहीं भी निराश या दैन्य का स्वर नहीं है। बंगाल का आध्यात्मिक सामाजिक पुनर्जागरण हिंदी क्षेत्र में अधिक व्यवहारिक और यथार्थ भावभूमि पर उतरा है।
सरस्वती के प्रकाशकीय संपादकीय आयोजन की ये बंगाल और बैसवाड़े का संयोग देखा जा सकता है। पत्रिका के प्रकाशक थे बंगाली भद्र पुरुष चिंतामणि घोष और संपादक राम प्रसाद द्विवेदी, ठेठ बैसवाड़े के निवासी। पत्रिका के प्रकाशक हैं चिंतामणि घोष और ये हैं संपादक। द्विवेदी युग जब अपने पूरे वैभव पर था, उस समय भी ब्रजभाषा काव्य की एक तो ये अलग टॉपिक हो जाएगा। आज हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान को पढ़ा, अन्य राइटर उनके बारे में क्या सोचते हैं, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, स्वयं रामस्वरूप चतुर्वेदी, इसके अलावा शुक्ल, चारों विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में क्या अपनी राय रखते हैं, इस सब को भी पढ़ा। क्या करना है आपको ये मैं नहीं कहूँगी, आपको जैसा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।